तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं वो कॉपियां जिनको हमने कल क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था। नाम क्या है तुम्हारा? मनसा की मनसा पूरी हो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने कल क्वेश्चन दिया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य तुलनात्मक विवरण दीजिए। ठीक, तो हमें इंट्रोडक्शन क्या लिखना है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका से ही संबंधित इंट्रोडक्शन लिखना है, क्योंकि तुम क्या लिखे? कोशिका का, है ना। तो अपने को इंट्रोडक्शन ये लिखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका के प्रकार हैं, परंतु इनके मध्य सूक्ष्म तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है ना। तो पहले समानता फिर अंतर के आधार और इस तरीके से क्वेश्चन का उत्तर सही है। ठीक है, तो ठीक है, ज्यादा कोई विशेष इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। चित्र भी बनाया हुआ है, दोनों के मध्य अंतर भी लिखा हुआ है, समानता भी लिखी है, बस सही नहीं है तो प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे 5 नंबर दिए जा सकते थे, लेकिन अब मुझे अपना हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। ठीक है, गलती समझ में आ गई? अरे ये जिग्न क्या होता है? जिग्न जीवन। ये वाह ऐसा बनाया क्या था? गा लग रहा है। जीवन की मूलभूत क्रियात्मक तथा आधारभूत इकाई है कोशिका। 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तुलनात्मक अध्ययन ठीक है, फिर भी संभाल लिया जा सकता है, बट ठीक है। थोड़ा अव्यवस्थित है इसलिए 3 नंबर मिलेंगे। व्यवस्थित वो जो आंसर लिख के लाई है उसकी कॉपी एक बार चेक करो। ठीक है, और अगर वैसा व्यवस्थित होता तो 5 नंबर मिल जाते। इसमें चित्र की कमी है तो 5 नंबर नहीं है, 3 नंबर दिए हैं, और उसको 4 दिए हैं क्योंकि वो अव्यवस्थित नहीं है। तुमको 3 दिए हैं क्योंकि तुम्हारा अव्यवस्थित। पानी लाओ इधर जल्दी फटाफट, और साथ ही साथ अपना उत्तर भी लाओ। जल्दी लाओ, पानी लाओ, पानी दे दो जल्दी से, नहीं तो पानी के अभाव में मर जाऊंगा। रूअफ़ज़ा की बोतल लीजिए हैं। कल वाला प्रश्न का उत्तर लिखा था। चलो खैर कोई नहीं, आज का लेक्चर भी थोड़ा लेंदी है, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा गेट लगा के पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी तक हम इस लेक्चर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ चुके हैं? 3 चीजें: कोशिका का सामान्य परिचय, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका के प्रकार। तीनों चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमको पढ़ना है कोशिका की संरचना और कार्य। आज का हमारा टॉपिक कोशिका की संरचना और कार्य। तो संरचना की दृष्टि से कोशिका में जो भाग पाए जाते हैं उसके बारे में हमारी थोड़ी बहुत पहले चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और चर्चा ये हुई है कि कोशिका में संरचना की दृष्टि से 2 भाग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक होता है कोशिका का बाहरी आवरण और दूसरा होता है कोशिका के अंदर जीव द्रव्य। ठीक है, जो बाहरी आवरण है वो जंतु कोशिका में अलग और पादप कोशिका में अलग होता है। जैसे अगर यहाँ पे जंतु कोशिका की बात की जाएगी तो यहाँ पे होता है सेल मेम्ब्रेन, और पादप कोशिका की बात की जाएगी तो यहाँ पे होता है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इतना पहले हम देख चुके हैं थोड़ा बहुत। और जीव द्रव्य जो है इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती है, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा केंद्रक। इतना हमें कोशिका की संरचना में पढ़ना है। संरचना की दृष्टि से कोशिका में ये 4 भाग पाए जाते हैं।
इसके बाद सीधा ये लिखना है कि संरचना की दृष्टि से पादप कोशिका में मुख्य रूप से 4 भाग और जंतु कोशिका में मुख्य रूप से केवल 3 भाग पाए जाते हैं। संरचना की दृष्टि से पादप कोशिका में जो 4 भाग पाए जाते हैं वो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जंतु कोशिका में जो 3 भाग पाए जाते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। एक एक करके इनको पढ़ना है। पढ़ने के लिए हम खाली पीपीटी लेते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने इस लिखे हुए चैप्टर पर। तो मुझे नहीं लगता ये लिखा हुआ चैप्टर जो है, जैसे कि हमने देखा 1840 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज होने के पश्चात कोशिका की जटिल संरचना का पता लगाया गया। कोशिका की जो जटिल संरचना है सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के बाद हमें पता चला कि संरचना की दृष्टि इसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं अमूमन सभी कोशिका में। जैसे एक प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली है ना, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो भी अपन ने देखा। दूसरा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक, जिसको हमने अभी समझा इस तरीके से 2 आधार पे कि बाहरी आवरण और जीव द्रव्य। ठीक है, तो लिखने का कोई तरीका हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। पढ़ने हमें मुख्य रूप से यही है ना। और इन ये तीनों भाग अपने वातावरण से क्रिया करके आपस में कार्य करते रहते हैं। पादप में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक दृढ़ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमें चौथा जो पता चला वो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो यही 4 चीज हमें पढ़नी है। इन्हीं 4 चीजों को हमने अभी देखा, तो बाहरी आवरण और जीव द्रव्य के माध्यम से, है ना। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जोड़ दिया जाएगा, तो दोनों को जोड़ने के पश्चात जो बनेगा वो बनेगा आपका जीव द्रव्य। इसी जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं आप प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो हमें ये 4-5 चीजें पढ़नी है, इनको अभी मैं समझाऊंगा, फिर ये पीपीटी पर जो लिखा है उसको एक एक करके पढ़ के सुनाऊंगा और आप इससे आधारित जो क्वेश्चन है वो बनते जाएंगे। जैसे सेल वॉल है, तो सेल वॉल में क्या क्या सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले सेल वॉल समझ लेते हैं, है ना। हर एक में ऐसा खाली खाली जगह रखी है समझाने के लिए। तो सेल वॉल केवल और केवल पादप कोशिका के बाहर पाई जाती है। कुछ जीवाणुओं में भी होती है, लेकिन जीवाणु की और इसकी पादप कोशिका में अंतर होगा। पादप कोशिका और जीवाणु की कोशिका भित्ति में अंतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक जटिल जीव के अंदर होगी और वो सरल जीव के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में इन कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो प्लांट में होता है मुख्य रूप से उसे सेल वॉल कहते हैं, है ना। ये कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी हुई ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये भोजन बनाने में यानी कि स्वपोषी होने में मदद करती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करती है और ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। ठीक है, लेकिन सभी पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। कुछ पादप की कोशिका भित्ति काइटिन की भी बनी होती है। सेल्यूलोज की नहीं बनी होती बल्कि काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज और काइटिन दोनों ही एक प्रकार के पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पॉलीसेकेराइड फॉर्मेट के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन काइटिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद नहीं कर पाता है, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाता है कवक। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, हम पहले ही पढ़ चुके हैं वर्गीकरण में, इसलिए थोड़ा आगे पीछे देखो। उन्होंने कोशिका पहले दिया हुआ था, वर्गीकरण बाद में दिया हुआ था, लेकिन वर्गीकरण पहले पढ़ना चाहिए था तो हमने पहले पढ़ लिया। अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा काइटिन की बनी कोशिका भित्ति कवक में है
तो कवक की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो और इसके सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति जिसमें होती है वो सारे के सारे होते हैं हरे पादप। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सभी हरे पादप की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी कारण से ये क्या हो जाते हैं, उत्पादक हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। उत्पादक यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते इसलिए ये उत्पादक नहीं होते, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज की बनी है और ये काइटिन की बनी है। हर एक कोशिका की कोशिका भित्ति एक जैसी नहीं होती, संरचना की दृष्टि से भी वो अलग अलग होते हैं। तो संरचना की दृष्टि से हमने इनके बनावट देखी, अब हमको देखना है कि ये काम क्या करती है। तो ये क्या काम कर रही है, ये कोशिका भित्ति के अंदर ये जो पाया जा रहा है दूसरा आवरण, ये कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली जीवित बनी होती है, हमने बताया था। और ये मृत पदार्थ की बनी है, ये पूरा वाला। रॉबर्ट हुक ने यही तो देखा था। तो अंदर जो कोशिका है, मेन जो कोशिका का हिस्सा है वो अंदर है और ये बाहर से कवर की हुई है। ऐसा मतलब ये हमारा शरीर जो है त्वचा, उसके ऊपर ये हमारी शर्ट है, दिखाई दे रही, ये ऊपर का आवरण है। ये क्या काम कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है ना। स्किन भी प्रोटेक्ट कर रही है लेकिन ये और प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे हम धूप में जा रहे हैं तो हमारे शरीर को अंदर से बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है अंदर की ओर। तो ऐसे ये सेल वॉल है, वॉल यानी कि दीवार है। तो दीवार क्या काम करेगी, प्रोटेक्शन का करेगी ना। तो इसका कार्य क्या है, सबसे पहले तो इसका कार्य है सुरक्षा। कोशिका के आंतरिक अंग, सेल के अंदर है न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी और तमाम जो अंग हैं, इन सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका के अंदर कभी प्रेशर ज्यादा हो जाए तो कोशिका फट सकती है, तो उसके कोशिका को फटने से बचाती है। कोशिका के फटने से बचाने के कारण कोशिका के प्रेशर को मैनेज करती है, कोशिका का जो प्रेशर है उसको मैनेज करती है, ठीक है। कोशिका के अंदर की सुरक्षा करती है, ये सारे इसके काम हैं और भोजन बनाने में मदद तो करती है। तो ये है सेल वॉल। यही इसमें लिखा है, कोशिका भित्ति मजबूत, अजीवित और लचीली होती है ना। ये अजीवित क्यों लिखी, क्योंकि ये अजीवित इसलिए लिखा है क्योंकि ये मृत भाग से बना होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 प्रकार के विशिष्ट ऊतक होते हैं। विशिष्ट यानी कि पौधों में सरल प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जैसे पौधों में जो ऊतक होते हैं सिलेबस में नहीं है इसलिए अपन ने नहीं पढ़ा, होते तो जरूर पढ़ते, है ना। तो पौधों में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होते हैं तुम्हारे विभाज्योतक ऊतक, दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक में विभाजन होता है और जब विभाजन बंद हो जाता है तो वो हो जाते हैं सरल ऊतक, और स्थायी ऊतक जिसमें विभाजन नहीं होता। और जिनमें विभाजन होता है वो भी 3 प्रकार के हैं, शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और इंटरकेलरी यानी कि अंतर्वेशी ऊतक। ये 3 प्रकार के विभाज्योतक ऊतक हैं, यानी कि इनमें विभाजन होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पौधों में होते हैं, हमारे अंदर नहीं होते। और जब विभाजन की क्रिया बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो उसको कहते हैं स्थायी, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक, दूसरा विशिष्ट ऊतक, तीसरा होता है जटिल ऊतक। तो जो सरल ऊतक होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये अपने सिलेबस में है ही नहीं, तो अच्छी बात है ना। तो ये जो इनके नाम हिंदी में और कठिन है, दृढ़ऊतक, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक। जो मृदूतक है, मृद ऊतक, मृद यानी कि मजबूत, उससे ही बनती है आपकी कोशिका भित्ति, इसलिए वो अजीवित भाग होती है।
है ना, इसलिए तो हमें ये सिलेबस में नहीं है तो नहीं जान रहे हैं, बट ये मालूम होना चाहिए कि कोशिका भित्ति मृत भाग, कोशिका भित्ति कोई तो देखा था उसने, किसने, चचा जान ने, रॉबर्ट हुक ने। ये लचीली परत होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है, ठीक है। यह पादप कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता यानी कि मजबूती, क्योंकि दृढ़ ऊतक से बनी ना, इसलिए दृढ़ता प्रदान करती है, क्योंकि सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे ही बनी है, तो सेल्यूलोज भी दृढ़ होता है। यह कोशिका की रक्षा करती है, अपन ने देखा अभी। कोशिका भित्ति मुख्यतः पादप, कवक, जीवाणु, शैवाल आदि में पाई जाती है, यानी कि प्लांट में भी होती है, वो अपन देख ही रहे हैं, सेल्यूलोज की बनी होती है, कवक में भी होती है, काइटिन की होती है, जीवाणु में भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कवक की हो या इसकी हो, अलग हो सकती है। शैवाल के अंदर वो सेल्यूलोज की ही होती है, ये बात निश्चित है। तो पादप के अंदर और शैवाल के अंदर सेल्यूलोज की ही होती है, ठीक है। परंतु जंतु और प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं उनमें ये नहीं पाई जाती, उनमें ये नहीं पाई जाती। तो ये हो गया आपका कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति के अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, अच्छा ये भित्ति के कार्य अलग से है। अधिक कोशिकीय दाब होने पर कोशिका भित्ति कोशिका को फटने से बचाती, जो अभी मैंने बताया। यह कोशिका की बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से उसकी रक्षा करती है। जंतु कोशिका में ये सुरक्षा कम होगी क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगली है कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम लिखा होगा या सेल मेम्ब्रेन नाम लिखा होगा, बाहर का खोखा, ये रहा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या उसने ब्रैकेट में लिख दिया प्लाज्मा, तो सेल मेम्ब्रेन बोल दो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, एक ही बात, ठीक है। तो ये है कोशिका की झिल्ली, जो बाहर वाला बॉर्डर है वो। अब ये जो बाहर वाला बॉर्डर है ये क्या काम कर रहा है, इस काम को जानने के लिए पहले हमें थोड़ा व्हाइट पेज पे जाना होगा। तो ये है आपकी कोशिका के चारों ओर की झिल्ली, जो अपन ने बताया कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है या लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, और इसके कारण ये अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करती है। कैसी झिल्ली, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य यानी कि सिलेक्टिवली पार्मेबल, सिलेक्टिवली पार्मेबल यानी कि आधी चीजों को सिलेक्टिव रूप में अंदर आने देती है, आधी चीजों को सिलेक्टिव रूप में बाहर निकाल देती है। अब इसमें आधे का मतलब ये नहीं है कि 50-50, मतलब कुछ हिस्सा जो उसके लिए जरूरी है वो अंदर आने की अनुमति, जो नहीं है वो अनुमति नहीं, है ना। तो कोशिका के अंदर समस्त जैविक क्रियाएं चल रही हैं, कोशिका के अंदर क्या चल रही हैं, समस्त जैविक क्रियाएं चल रही हैं। तो इन जैविक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उनको आने की अनुमति देना कि भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इन जैविक क्रियाओं के पश्चात बनने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में यदि कोई पदार्थ ऐसा है जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है तो उसको बाहर निकालना कि अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ यहां से। तो आवश्यक पदार्थों को अंदर लेना और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना, ये जो काम है वो कहलाता है इस कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम्य।
अर्धपारगम यानी कि सिलेक्टिवली पारमेबल होती है, ठीक है। तो बस इसका इतना ही काम है। अब कोशिका के बाहरी आवरण को हमने देख लिया है। कुल मिला के कोशिका का बाहरी आवरण यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों है। जंतु कोशिका के अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन है। हम चाहें तो अगर ये 2 नंबर में आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यह जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाने वाली अर्धपारगम में झिल्ली है। तो हमारे एक ही लाइन में 3 फैक्ट कवर हो रहे हैं। हमें ऐसा कोशिश करनी है, ऐसा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पीपीटी पे मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप आसानी से याद कर पाएंगे, लेकिन उसको लिखने की प्रैक्टिस, उसको याद करने की प्रैक्टिस, उसको आपस में डिस्कस करने की प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगी, है ना। तो यह जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाने वाली अर्धपारगम में झिल्ली है, जो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, या डायरेक्ट लिखें निर्माण लिपिड प्लस प्रोटीन से। तो कम शब्दों में आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ऐसा डायग्राम बना देंगे, बस इतना सा बना देंगे, सेल मेम्ब्रेन लिख देंगे, बस हो गया काम। और इसके बाद थोड़ा बहुत अंदर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरा मुख्य भाग है ना, दूसरा जो मुख्य भाग है इसके अंदर वो है जीव द्रव्य। ये हमें कोशिका के अंदर मुख्य रूप से ये जीव द्रव्य पढ़ना है। अब ये जीव द्रव्य बना किसका होता है? जीव द्रव्य मुख्य रूप से 2 चीजों से बना होता है, या जीव द्रव्य के अंदर 2 चीज पाई जाती है। एक पाया जाता है सेल के अंदर पाया जाने वाला हल्का सा तरल सेमी सॉलिड पदार्थ, ये जो द्रव है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और कोशिका के अंदर पाया जाता है एक केंद्रक। इन दोनों को संयुक्त रूप से आप क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। क्लियर? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दोनों बने कैसे हैं, किसके बने होते हैं? जैसे मैंने ये कहा कि ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और वो सेल्यूलोज का बना होता है या काइटिन का बना होता है सेल वॉल। ये दोनों कैसे बने होते हैं? ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले कई कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले कई सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये उनसे बना होता है, ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। विटामिन भी कार्बनिक पदार्थ है। तो इनका निर्माण इनसे, और अकार्बनिक पदार्थ जैसे मिनरल्स, फाइबर्स, मुख्य रूप से मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व, जैसे आयरन है, जैसे कैल्शियम है, जैसे और भी है, फास्फोरस है, ऐसे कई तत्व हैं, इनसे मिलकर ये बनता है। तो हमें मुख्य रूप से आज जो पढ़ना है वो साइटोप्लाज्म पढ़ना है। वैसे शुरुआत से ही मैं मुख्य रूप से बोल रहा हूँ। आप सोच रहे हो यार सर मुख्य रूप से बोल के आपने आधा घंटा तो कर ही दिया कम से कम, मतलब अभी तक क्या मुख्य रूप से नहीं पढ़ रहे थे? तो मुख्य रूप से बीच बीच में बोलने का तात्पर्य आपके फोकस को जागृत करना है। वो तो पहला फैक्ट से ही अभी तक मुख्य रूप से चला रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मुख्य रूप से ना हो। मुख्य रूप से नहीं होता तो पढ़ते ही नहीं। तो मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, की जो बहुत जरूरी है। साइटोप्लाज्म क्या है कि ये एक कोशिका है। कोशिका के अंदर ये तरल गाढ़ा द्रव भरा हुआ है। ये द्रव जो है ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका
सही लिखा है क्या? गलत लिखा है ना? गलत लिखा है ना? यही पहचानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि कोशिका अब सही है, अभी भी सही नहीं है। आधा ही बा बनाए मैंने, वो मेरा आधा बा ऐसे ही बनता है। सही है, अभी भी सही नहीं है। कोशिका द्रव्य पूरा एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं लिखना है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ऐसा साइटो और प्लाज्म अलग अलग नहीं है। कोशिका द्रव्य अलग अलग लिख देते हैं अपन, एक तो वो द्रव नहीं लिखना, द्रव मतलब लिक्विड होता है, ये द्रव्य है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। और ये जो पदार्थ है हल्का सा सेमी सॉलिड होता है। इसी के साथ आप केंद्रक जोड़ दो, इन केंद्रक को और इस दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या होता है अभी बताया था मैंने। जीव द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस का मिला जुला स्वरूप, दोनों। या सीधा सीधा अपन ये कहें, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ये क्या है? बाहर का खोखा। ये खोखा हटा देता हूं मैं। तो ये क्या है? ये जीव द्रव्य है। ये क्या है? जीव द्रव्य है। क्यों है जीव द्रव्य? क्योंकि इस जीव द्रव्य के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों है ना। और इसी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कवर करने वाला जो मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका होगी तो इसके ऊपर एक और पाया जाएगा, बस। और क्या होगा? बस ये पादप कोशिका होगी। सिंपल सी बात है। बायोलॉजी इतनी टफ थोड़ी ना है, सरल है। बायोलॉजी, गर्मियां आ गई हैं, अब क्या बनेगी? आम की एक सब्जी बनती है ना, आम छोटे छोटे हरे आम जो रहते हैं ना, उससे लौंजी बनती है। लौंजी बनती है, लौंजी नहीं तो ये तो उसमें बिंदी लगा तो लौंजी हो गया, बिंदी हटा तो लौजी हो गया। और उसी लौजी को तुम आम से मना रहे, आम बायो लिविंग है तो बायोलॉजी हो गया। आम जीव नहीं है, आम टफ है, नाम टफ है। तो नाम में तो क्या ही रखा है? शेक्सपियर ने बोला है ना, नाम में क्या ही रखा है। वो तो पिक्चर पे बोल लक्ष्मी नारायण। आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट? आपका। तो ऐसे ही तकलीफ होती है केवल नाम में। बस 4 बार पढ़ोगे नाम भी याद हो जाएगा, है ना। नहीं तो इनके नाम अपने घर के नाम रख लो। जैसे यहाँ पे क्लास में जब तुम्हारा एडमिशन हुआ होगा तो तुमसे पूछा गया होगा फीस भर गई क्या? बार बार पूछा होगा फीस भर गई क्या? किसने पूछा? जिसने पूछा उसी का नाम रख दो, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि आने जाने पे कंट्रोल कर रही ना। काम तो वही कर रही ना, आने जाने पे कंट्रोल कर रही है, तो उसका नाम रख दो सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे करके याद कर लो। अपने को क्या है? अपने को ऐसा थोड़ी ना कि वहां पे बताना है कि वहां पे आंसर लिख के आएंगे सेल मेम्ब्रेन बगल में उपनाम। हमारी कोचिंग में ये जो मैडम थी वो सेल मेम्ब्रेन का कार्य करती थी। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का काम कोशिका के अंदर आने और जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना है। हमारे ऊपर नियंत्रण का काम उसका था, इसलिए हमने उसका नाम सेल मेम्ब्रेन रख दिया। खत्म काम। तो आप क्या कनेक्ट करो अपने रियल लाइफ से तो याद हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? ऊर्जा घर है, पावर हाउस है। पावर हाउस है यानी कि घर में पावर किसकी चलती है, तो उसका नाम रख दो माइटोकॉन्ड्रिया।
किसकी चलती घर में पावर? घर में किसकी सत्ता चल रही है? उसी का ही नाम रख दो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, है ना। उसकी एक कहावत भी, बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। ठीक है, रख दो नाम पावर हाउस। तो ऐसा करके अपने रियल लाइफ से जोड़ लो, इतना टफ नहीं है बायोलॉजी। बायोलॉजी से सिंपल सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, बस थोड़े नाम जटिल हैं। क्यों है? क्योंकि ये भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ विषय नहीं है ना। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत रिसर्च भी की है, लेकिन लैटिन और ग्रीक भाषा के वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में इसमें कई रिसर्च किए और वही नाम अपन पढ़ते ना, बायोलॉजी, बायो और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के, इनसे उनसे बना है, अपन ऐसा पढ़ते हैं। तो लैटिन और ग्रीक भाषा के वैज्ञानिकों ने, अगर मान के चलो अपनी भाषा का कोई वैज्ञानिक काम कर रहा होता तो अपनी भाषा या वहां वाले लोग पढ़ रहे होते कि कोशिका के अंदर एक झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है जिसे मनोज कहा जाता है। यह भारतीय शब्द मनोज से बना है, मनो धन ओज, यानी कि मन में उत्पन्न होने वाला। तो ऐसे पढ़ रहे होते ना वो लोग भी। अब वो बोलते हैं मनोज क्या होता है, आई डोंट लाइक मनोज, तो उनको याद नहीं हो रहे थे। अपन क्या कर रहे होते, मनोज, ये बीच में पाया जाता है सुरेश, ठीक है। तो अपन ऐसे नाम याद कर रहे होते, नाम अपन ने नहीं रखे तो इसलिए अपने को नाम याद नहीं होते, बस 2-4 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा, मनीष, सुरेश, यही सब नाम है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो हमें पढ़ना है। कुल मिला के कोशिका के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ वो है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, है ना। और एक ही शब्द है कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर कई झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त एक छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। इन कोशिकांगों के अंदर जो शामिल हैं वो है नंबर 1 आपका यही माइटोचोंड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेलिंग में CH आता ना तो चोंड्रिया लिख देते हिंदी मीडियम वाले, माइटोचोंड्रिया। अब वो चेक करने वाले बोलते हैं कि ये चोंड्रिया कहां से आ गया, तो हम कभी कभार ऐसा कर देते हैं। जैसे कि जब मैं 11th क्लास में था तो मैं बायोलॉजी का ट्यूशन पढ़ने जाता था, हमारे सर पढ़ा रहे थे, तो ऐसे चित्र बनाया उन्होंने। चित्र बनाते समय उनका हाथ हिल गया, ऐसा बन गया। तो जब हमने चित्र बनाया तो ऐसा बनाने के बाद अलग से ये भी निकाला यूं वैसा। तो सर ने बच्चों की कॉपी इसीलिए चेक की जाती कि ये क्या बवाल कर रहे हैं, देखो तो सही। तो कॉपी पलट के उन्होंने देखा, क्या नितिन ये अलग से संरचना क्यों निकाली? तो सर आपने निकाली थी, मुझे क्या मालूम, सेल बॉल इससे ही होती है कि कैसे, जैसी आपने सेल बॉल बनाई मैंने बना दी। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा, तुम अपनी कॉपी दिखाओ, तुम भी दिखाओ अपनी कॉपी। तो सब में ये ऐसा निकला हुआ रखा, तो सबने ऐसा बना रखा। तो फिर मैं से बोले जाओ अपनी जगह पे बैठो, और फिर पूरी क्लास को बोलते हैं अरे भाई वो लिखते समय ऐसा हो गया होगा, उसकी संरचना ऐसी होती नहीं है, पागल से सबने बना रखी है, हटाओ इसको। तो फिर सबने उसको ऐसा पेंसिल से कहते हैं मिटाया कि सेल बॉल ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है। अब किसी ने मालूम बनाते समय यहाँ पे देखो कितना गैप छोड़ा है, यहाँ पे कितना गैप छोड़ा है, तो वो नाप के बना रहे हैं। बचपन में ऐसा होता ना, तो बायोलॉजी में ये दिक्कत आ जाती है। अब हमको पता नहीं तो जैसा बना दिया वैसा बना लिया, तो ठीक है चलता है। तो ऐसे ही करके हिंदी मीडियम वाले माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोचोंड्रिया लिख के आते थे, ऐसा माइटोचोंड्रिया, माइटोचोंड्रिया। अब बोल भी रहे हैं माइटोचोंड्रिया, अब सर बोलते हैं माइटोचोंड्रिया क्या होता है? सर आपने बताया था माइटोचोंड्रिया, माइटोचोंड्रिया नहीं है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ठीक है, ऐसे कई झिल्ली युक्त तो कोशिकांग हैं, जैसे नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे नंबर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा कोई क्रम निश्चित नहीं है, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पूरा कहते हैं हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। तीसरे नंबर पे है तुम्हारा राइबोसोम,
प्रद्रव्य जालिका लिखा हुआ मिल जाएगा, मत फड़फड़ाओ। अरे लिखा हुआ मिल जाएगा यार। राइबोसोम, चौथे नंबर पे लाइसोसोम, पांचवें नंबर पे प्लास्टिड, छठवें नंबर पे वैक्यूल्स, हिंदी में रसधानी, सातवें नंबर पे सेंट्रोसोम, आठवें नंबर पे एक आध बचा तो देख ले, बच गया क्या? राइबोसोम, गोल्जी बॉडी बच गई, गोल्जी बॉडी। तो ये झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, एक एक करके हमें पढ़ लेने हैं। पढ़ने का हमारे पास समय है कि खावे बचा है, तो ये एक एक करके झिल्ली युक्त कोशिकांग हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं अपन अपने पीपीटी पर। तो सबसे पहले सेल के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली जो अपन ने अभी देखा, यह प्रत्येक कोशिका के बाहरी परत होती है, बाहर से घिरी हुई एक संरचना होती है जो बाहरी वातावरण से कोशिका को अलग करती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह पतली होती है, ये लचीली होती है, कार्बनिक अणुओं, लिपिड और प्रोटीन आदि की बनी होती है। ठीक, केवल कार्बनिक लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि लिपिड और प्रोटीन दोनों कार्बनिक होती है ना। और कोशिका द्रव्य में लिखा होगा कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों से बनी होती है। ठीक, फिर उसके बाद इसके कार्य, तो संरचनात्मक रूप से यह कोशिका की बाहरी परत होती है, पतली होती है, अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्यता को हिंदी में चयनात्मक पारगम्यता भी कहते हैं, यानी कि सिलेक्टिवली पार्मेबल, कुछ चीजों को आने देना, कुछ को नहीं आने देना। जंतु और प्रोकैरियोटिक तथा कवक में ये स्पेशली पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है, लेकिन दूसरी होती है। ठीक है, इसके कार्य, यह कोशिका के आकार को बनाने में सहायक होती है, कोशिका को यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट देती है ना। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, कुछ पदार्थों को या उनके आवागमन को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि सिलेक्टिवली पार्मेबल, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसके लचीले गुण के कारण एक कोशिकीय जीव वातावरण से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो इसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा हुआ आदि। ठीक है, यह कोशिकीय कंकाल संरचनाओं को जुड़ने का आधार भी देती है। कोशिकीय कंकाल यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका के कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, और ये बता रहा है कि उसको जुड़ने का आधार देती है। जैसे कैसे जुड़ने का आधार दे रही है, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे ये कोशिका है, ये उसके अंदर केंद्रक है, और ये है सांप सीढ़ी टाइप का, ये मैंने बनाया है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये केंद्रक से जुड़ा, और दूसरी साइड कहाँ जुड़ा है? तो इसीलिए कोशिका झिल्ली क्या दे रही है? इस कंकाल को जुड़ने का आधार दे रही है। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ठीक, इसमें जो पीला पीला भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है, और इस पीले पीले के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है वो कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाला झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में यह केंद्रक झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली के बीच में होता है। केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये पूरा जो पदार्थ है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है, जो कि तरल गाढ़े द्रव के समान संरचना होती है। जीव द्रव्य शब्द 1839 में पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इसी न्यूक्लियस को और ये साइटोप्लाज्म को, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बाहर का जो बैगनी रंग का जो खोखा है, ये खोखा हटा देंगे तो अपने को जीव द्रव्य मिलेगा। और इसी जीव द्रव्य को 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले शब्द घोषित किया, है ना।
फिर कोशिका द्रव्य के बारे में आगे पढ़ें तो कोशिका द्रव्य में बहुत से अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि खनिज, लवण आदि, जल और कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि पाए जाते हैं। आगे सारे ठीक है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग भी पाए जाते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे ये है तुम्हारे 8 कोशिकांग, है ना। इसमें से ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपकी गोल्गी बॉडी, यहाँ पे लिखी गोल्गी बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हरे रंग का गोला लाइसोसोम है। फिर राइबोसोम, छोटे छोटे ये गोले राइबोसोम है। फिर उसके बाद ये तो न्यूक्लियस है ही सही, और ये जो संरचना है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नीले वाली। तो ये कई कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग है झिल्ली युक्त। इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और ये रसधानी, रसधानी भी इसके अंदर होगी। छोटे छोटे रंग ये जो संरचना नीली नीली दिखाई दे रही है, ये पीली पीली जो संरचना दिखाई दे रही है, इन पीली संरचनाओं को इनको नाम देते हैं रसधानी यानी कि वैक्यूल्स। इस पूरी कोशिका के अंतर्गत आपको ये दोनों नहीं दिखाई दे रहे होंगे, सेंट्रोसोम नहीं दिखाई दे रहा होगा और लवक दिखाई नहीं दे रहा होगा। सेंट्रोसोम तो दिखाई देगा, तारक काय जो है सेंट्रोसोम तो दिखाई देगा, लेकिन वो आगे अंदर गुणसूत्र के अंदर है, बट ये लवक दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये केवल और केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है इसलिए। और ये जंतु कोशिका का चित्र इसलिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब एक एक करके बात होगी। माइटोकॉन्ड्रिया खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? अल्टमैन ने 1890 में, हालांकि कोलिकर ने 1880 में पहले ही इसकी खोज कर रखी थी, बट ज्यादातर अल्टमैन आता है तो अपन ने अल्टमैन ही लिख के दिया है। तुम चाहो तो कोलिकर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1897 में 1897 7 साल बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। हालांकि 1890 में जब इसकी खोज पूरी की गई अल्टमैन के द्वारा तो इसको नाम दिया गया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया गया था? बायोप्लास्ट नाम दिया गया था, ठीक है। ये एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, है ना, जिसमें भीतर की एक अंगुली के समान संरचना पाई जाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये उभरे हुए उंगली जैसे स्ट्रक्चर, ये इन्हें क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो याद रख पाओ वो रख लेना। 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना, बस 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करोगे तो आएगा। कोशिका से आप क्या समझते हैं? प्रमुख कोशिका की संरचना और कार्य लिखिए। तो कोशिका की संरचना कार्य में आपको क्या क्या लिखना है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में ये 8, तो ये 10 हो गए। फिर केंद्र 11, तो 11 लिखने। एक हेडिंग में 2-2 लाइन कवर करोगे तो 11 दूनी 22 लाइन होगी। फिर चित्र भी बनाओगे, तो ऐसी स्थिति में इंट्रोडक्शन, निष्कर्ष, तमाम चीजें तो आराम से तुम्हारे 2 पेज भर जाएंगे। तो हर एक को 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, क्योंकि पेपर में इंडिविजुअली 2-2 नंबर में भी आएंगे। हाँ, केंद्रक के अंदर ज्यादा मटेरियल है तो वो ज्यादा तैयार करेंगे, है ना, लेकिन डीएनए को 2 ही नंबर में तैयार करेंगे। और साइटोप्लाज्म अलग से पूछा जाएगा तो ये 8 क्या है? हेडिंग है एक तरीके से। इन 8 को लिखेंगे तो 16 लाइन हो जाएंगी, जबकि अपने पास 11 लाइन है, इसलिए 2 नंबर से ऊपर तैयार मत करना, है ना। लेकिन 2 नंबर के अकॉर्डिंग तो तैयार कर ही लेना, ठीक है। फिर इसके कार्य क्या है? ये कोशिका के श्वसन का स्थल होता है, तो कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण करता है, श्वसन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा बना रहा है ना। यह एटीपी को संग्रहित रखता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाए जाने के लिए कोशिका के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है। तो इसके अंदर ऊर्जा बनती कैसे है? एटीपी के रूप में बनती है, इसलिए एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ठीक। तो ये चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखनी होगी, है ना। फिर उसके बाद ऐसा गोल्गी बॉडी है, तो गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी ने की है, ठीक है। प्रोटीन के स्रावण में सहायक होता है, ठीक है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने में सहायक होता है। ये कुछ काम है इसके, याद रखने होंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद ये है अंतः प्रदव्य जालिका। देख लो, बहुत फड़फड़ा रही थी उस समय, ऐसा लिखते हैं अंतः प्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, पूरे खानदान का नाम आ जाए इतने में तो, इसलिए ER लिख के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये जो इसके ऊपर डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक चिकना और दूसरा खुरदरा। चिकना वो है जिसके ऊपर ये राइबोसोम दिखाई नहीं दे रहे, खुरदरा वो है जिसके ऊपर राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। और जहां राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है, या प्रोटीन का निर्माण कर रहे होते हैं, इसीलिए इस राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। याद रखेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है। इसकी खोज जो है पोल्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में की, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक और स्तनी के लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और स्तनधारी जो जीव होते हैं उनकी RBC, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। यह सक्रिय कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा तथा हार्मोन के संश्लेषण का काम करती है, अधिक विकसित होती है, जैसा कि यकृत और अग्नाशय की कोशिका। लीवर और पेनक्रियाज की कोशिकाओं के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा विकसित होती है। तो अगर ये कभी ऑब्जेक्टिव प्री में भी पूछ ले तो याद रखेंगे कि ये हमारे शरीर के अंदर लीवर की और पेनक्रियाज की कोशिका में सबसे ज्यादा क्या होती है? विकसित होती है, ठीक है। इसके काम तो सहारा देती है क्योंकि कंकाल तंत्र का निर्माण कर रही है, प्रोटीन, वसा, हार्मोन का संश्लेषण कर रही है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, एक ही शब्द है ये, कोशिका द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य ये भी एक ही शब्द है ना, के विभिन्न पदार्थों का अंतः कोशिकीय परिवहन में सहायक होती है। कैसे सहायक होती है? तो ये देखो यहाँ पे रोड खुली हुई है, तो ये जो है न्यूक्लियस के अंदर पदार्थ, वो न्यूक्लियर में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और यहाँ से बाहर ये खुला हुआ है पदार्थ। तो अंदर साइटोप्लाज्म को यहाँ को वहां कोई भी चीज को ट्रांसफर करना होगा तो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से अंदर बाहर चीजें होंगी, ठीक है। क्योंकि पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर पड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? बाहर है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। अब केंद्रक को भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए रहेगी, तो इसके यहाँ एनर्जी कैसे पहुंचेगी? इसके एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के माध्यम से पहुंचेगी। तो वहां पहुंचाने के लिए ये जो है, ये हिस्सा जो है, जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें पहुंचाएगा। तो साइटोप्लाज्म में कोई चीज न्यूक्लियोप्लाज्म जा रही है, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म आ रही है, उन सब चीजों पे काम करने का हिसाब किताब इसी का ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिका विभाजन के समय नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी यही करता है। 4 कार्य लिखे, 4 में से तुम 2 ही याद कर लो, बहुत है ना। राइबोसोम, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन बनाता है। टेलेडे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी है। खैर राइबोसोम के बाद की कहानी अपन कल पढ़ेंगे, अभी तक इतना ही बहुत है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी थोड़ी बच गई हैं, बट पीपीटी में मैं तुम्हें एक साथ उपलब्ध करा देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं, इसी के बाद आगे अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कल केंद्रक पढ़ेंगे। फिर ये जो बच गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पेज जो है वो अपन कल पढ़ लेंगे।